पांड्यास क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सरकार के 3 अंग में से कार्यपालिका की चर्चा करेंगे। जहां तक सवाल पैदा होता है कि सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं, तो सरकार के 3 अंग हैं कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो कार्यपालिका का प्रमुख जो है वो राष्ट्रपति होते हैं। विधायिका का काम है क्या? कानून बनाना। तो एक तरह से विधायिका का प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं और कार्यपालिका के प्रधान राष्ट्रपति, विधायिका के प्रधान प्रधानमंत्री और न्यायपालिका के प्रधान ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, उसको बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, है ना। न्याय तो माने अगर जो न्याय का उल्लंघन करता है उसको तोड़ने वाले को दंड देने का काम सुप्रीम कोर्ट करता है। अब सवाल होता है कि अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो नाम से ही ऐसा लग रहा है राष्ट्रपति, अर्थात पूरे राष्ट्र का जो सबसे महामहिम है और जो सबसे सुप्रीम है उसको हम राष्ट्रपति कहते हैं। राष्ट्रपति हमारे यहाँ जल, थल और वायु तीनों ही सेनाओं का चीफ कमांडर होते हैं। राष्ट्रपति जल, थल और वायु तीनों सेनाओं का चीफ कमांडर होते हैं। अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति, तो कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है संसद के ऊपर, संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, उनका नियंत्रण राष्ट्रपति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति जो है जितने भी संविधान बनते हैं, जितने भी कानून बनते हैं, जितना भी नया बिल पारित होता है, जब तक के राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं होता तब तक के वह कानून का रूप नहीं लेता है। कहने का मतलब अगर कोई विधेयक, जिसको अंग्रेजी में बिल कहते हैं, अगर कोई बिल पास होता है, अगर लोकसभा में पारित हुआ, फिर राज्यसभा को जाता है, राज्यसभा में पारित होने के बाद जब तक कि राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं होता है तब तक वो कानून का रूप धारण नहीं करता है। अर्थात उस बिल को अंतिम रूप से, उस विधेयक को अंतिम रूप से पारित करने का काम राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। राष्ट्रपति हमारे देश में ऐसे बोलते हैं कि हमारा देश तो संसदीय शासन प्रणाली वाला देश है, तो राष्ट्रपति की शक्तियां उतनी नहीं है। अध्यात्मक शासन प्रणाली वाले जो देश हैं वहां राष्ट्रपति शक्तिशाली है। उदाहरण के लिए अमेरिका का राष्ट्रपति पूरा पावरफुल है, क्योंकि राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया भी नहीं जा सकता है। हमारे यहाँ तो राष्ट्रपति को महाभियोग, जिसकी चर्चा बाद में करेंगे, महाभियोग क्या है, राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया भी जा सकता है। लेकिन आज तक के भारत के इतिहास में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आज तक के कोई ऐसा अवसर, कोई ऐसा मौका नहीं मिला आज तक के भारत के इतिहास में कि किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगा हो। अर्थात हम सौभाग्यशाली हैं कि स्वतंत्र भारत में आज तक के कोई ऐसे राष्ट्रपति नहीं हुए जिनको उनके पद से हटाना पड़ा। जहां तक राष्ट्रपति का सवाल है, वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। इंदिरा गांधी के भी ऊपर नहीं लगा। राष्ट्रपति किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, वो किसी लाभ के पद पर नहीं होते हैं। जहां तक राष्ट्रपति का सवाल है, संविधान के अनुच्छेद 53, ध्यान दीजिए, संविधान का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका आर्टिकल 53 क्या कहता है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ मतलब क्या? केंद्र की कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका भी हमने बताया नियंत्रण करने का, शासन पर नियंत्रण करने का, नियंत्रण से लेकर के नियुक्ति तक जितना भी है वो सारा राष्ट्रपति। कभी आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा दोनों का ज्वाइंट सेशन बुला सकते हैं, उसका बैठक बुला सकते हैं। अगर लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों में किसी प्रकार का बात को लेकर के अगर मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति उस मतभेद को दूर करने का काम करते हैं। हाँ, इसीलिए राष्ट्रपति को महामहिम कहा जाता है। तो संविधान के आर्टिकल 53 में कहा गया, हमारा जो संघ है, भारत क्या है, भारत एक संघ है ना। और भारत के संघ में कार्यपालिका की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है। यद्यपि नाम मात्र का प्रधान है, लेकिन महामहिम कहने से ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री से भी ऊपर हैं।
जरा इस बात पर गौर कीजिएगा कि अगर आवश्यकता पड़ेगी तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पास मिलने के लिए आएंगे, लेकिन कभी भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पास नहीं जाएंगे। यहाँ पर हमारे राष्ट्रपति बड़े हैं। कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति का नियुक्ति करने का भी पावर, मतलब कि जितने भी संघ के कैबिनेट के जितने भी मंत्री हैं, प्रधानमंत्री सहित पूरा कैबिनेट को शपथ दिलाने का काम कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनको शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति करते हैं। राज्यों के जितने भी राज्यपाल हैं वो सारे राष्ट्रपति के अनुसार ही चलते हैं। और मतलब कि भारत के जो महान्यायवादी हैं, या कहें कि फेंटो ऑफिशियो अंग्रेजी में कहा जाता है, फेंटो ऑफिशियो मतलब जो सबसे बड़े पदाधिकारी हैं, उनकी नियुक्ति का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है। 53वें संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, इस बात का चर्चा है। और 54 में इस बात की चर्चा है राष्ट्रपति के चुनाव का, माने राष्ट्रपति की चुनाव कैसे होगी, उसमें कौन कौन से लोग भाग लेंगे। आपकी बड़ी उत्कंठा जानने की बड़ी इच्छा होगी कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। कार्यपालिका हाँ, तो राष्ट्रपति के चुनाव में आपका MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, माने उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य आ गए, प्लस आपका विधानसभाओं में MLA और MLC, माने MLA माने मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली किसको कहा गया? राज्य की असेंबली को। स्टेट, जैसे हम लोग झारखंड राज्य में रहते हैं, तो झारखंड स्टेट का जो विधानसभा है वो हुआ लेजिस्लेटिव असेंबली। बहुत सारे, केवल 5 ऐसे राज्य हैं जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, अर्थात विधान परिषद है। बाकी के राज्यों में केवल विधानसभा ही है, जैसे झारखंड में केवल विधानसभा ही है, बिहार में विधान परिषद भी है, आपका महाराष्ट्र में विधान परिषद भी है। आपका कहने का मतलब है कि महाराष्ट्र में तो मैंने चर्चा किया, गुजरात में है, राजस्थान में। इस तरह से 5 ऐसे राज्य हैं जहाँ के विधान परिषद भी है, और बाकी ऐसे राज्य हैं जहाँ केवल विधानसभाएं ही हैं। चलते हैं चुनाव का विवरण, राष्ट्रपति का ये चुनाव का विवरण, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, उनकी आयु क्या होगी। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 35। कोई भी नागरिक जिसकी आयु 35 साल की होगी, 35 वर्ष की होगी, वो देश के राष्ट्रपति के लिए अपना नामांकन करवा सकता है। हाँ, 35 प्लस हाँ, तो सर? हाँ, 35 से नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। नॉट लेस देन 35, माने 35 साल से नीचे नहीं हो। मोर देन 35 चलेगा, मोर देन 35 चलेगा, लेस देन 35 नहीं चलेगा। माने 35 से कम नहीं चलेगा, 35 से ऊपर के व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के लिए अपना नामांकन मतलब अपना नाम दे सकते हैं। राष्ट्रपति के पद के लिए अपना नाम दे सकते हैं। वो भारत का नागरिक हो, किसी लाभ के पद पर नहीं हो। लाभ का पद का मतलब कोई जॉब नहीं कर रहा हो, कोई सर्विस सरकारी सेवा में नहीं हो, प्लस हाँ वो किसी सदन का सदस्य नहीं हो। लोकसभा है, विधानसभा है, राज्यसभा अगर सदस्य रहता है तो उसको उसके पद से त्याग पत्र देना पड़ता है, तब वो राष्ट्रपति के लिए मतलब कि लायक होता है, राष्ट्रपति के लिए अपना नामांकन दर्ज कर सकता है। प्लस वो पागल ना हो, पागल आदमी कैसे राष्ट्रपति के पद पर ये होगा, और दिवालिया ना हो। हाँ सर, दिवालिया कहा जाता है इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंसी का मतलब दिवालिया किसको कहा जाता है? जब कोई भी व्यक्ति किसी बैंक से कोई लोन लेता है और उस लोन को चुकता नहीं कर पाता है, तब क्या करती है बैंक? उसकी संपत्ति को कुर्क कर लेती है, जब्त कर लेती है, उसकी प्रॉपर्टी का नीलामी कर सकती है और उसको दिवालिया का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। दिवालिया का मतलब क्या? दिवालिया का मतलब वो भिखारी से भी गया गुजरा हो गया। भिखारी को फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन अगर आप एक बार दिवालिया हो गए, बोला इसका दिवाला निकल गया, कोई बैंक का बोलते हैं ऐसे करके। दिवालिया का मतलब इंसॉल्वेंसी, माने इंसॉल्वेंट मतलब कि आप अगर दिवालिया हो गए तो आप कोई चुनाव नहीं क्या, आपका मौलिक अधिकार का ही हनन हो गया। अर्थात राष्ट्रपति के पद के लिए 35 साल कम से कम आयु, किसी लाभ के पद पर ना हो, मतलब कि जो है राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखता हो या किसी भी सदन का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, है ना। दिवालिया और पागल ना हो,
ये राष्ट्रपति के लिए योग्यताएं हैं। जहां तक कार्यकाल का सवाल उठता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल है 5 वर्षों का। जहां अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, जहां अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्षों का है, लेकिन भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का है और इसकी अंतिम आयु नहीं बताई गई है। टिल डेथ नहीं, 62 से भी ज्यादा, 62 से भी ज्यादा। प्राइम मिनिस्टर का भी नहीं बोला गया, नहीं, प्राइम मिनिस्टर का भी कोई आयु तय नहीं किया मतलब ये गया। लोग जब डेथ करेंगे तब टिल वहां तक के, हमारे यहाँ ऐसा कोई नियम नहीं है। सर अगर हाँ बूढ़ा हो गया, हाँ, काम नहीं करने, तब कैसे राष्ट्रपति रहेंगे? तब तो ऐसे ही त्याग पत्र दे देंगे। हाँ, त्याग पत्र दे देंगे तो वो खड़ा ही नहीं होंगे, वो खड़े ही नहीं होंगे उस पद पर। खड़े ही नहीं हो पाए। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो 2 टर्म रहे, भारत के राष्ट्रपति वो 2 बार रहे। हाँ सर, हाँ। और सर नेता प्राइम मिनिस्टर भी 2 बार रहे। जवाहरलाल नेहरू 2 बार रहे। तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में अब चलते हैं जरा 56 में इसका कार्यकाल का है और 57 में दोबारा नियुक्ति। आपके दिमाग में, ये आपके जेहन में ऐसा सवाल होगा, क्या एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद दोबारा राष्ट्रपति बन सकते हैं? हाँ, तो उनकी नियुक्ति के लिए फिर हमारे यहाँ एपीजे अब्दुल कलाम, राजेंद्र प्रसाद तो 2 बार राष्ट्रपति रहे, लेकिन फिर तीसरा टर्म भी उनको कहा गया। पहला टर्म जब उनका खत्म हुआ, राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हुआ, तो फिर दोबारा राष्ट्रपति नहीं बनना चाहते थे। तो लोगों ने बड़ा रिक्वेस्ट किया कि अभी देश नया स्वतंत्र हुआ है, इसलिए आपकी आवश्यकता है। बड़ा कहने के बाद राजेंद्र प्रसाद दोबारा राष्ट्रपति के पद को प्राप्त किया, लेकिन फिर तीसरा बार जब उनको कहा गया तो उन्होंने कहा अगर मेरी मृत्यु होगी तो फिर राष्ट्रपति कौन बनेगा, इसलिए नहीं, अब तीसरा टर्म के लिए मैं राष्ट्रपति नहीं बनूंगा। लेकिन शायद अगर आज इस समय के राष्ट्रपति को कहा जाए तो बोले कि ठीक है, आपने तो मेरे मुंह का बात छीन लिया। जैसे मैं 2 जगह का बात अगर करना चाहता हूँ, मेरा पड़ोसी देश चीन है, चीन का राष्ट्रपति शी जिनपिंग होल लाइफ के लिए वहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं। क्यों सर? इसलिए वहाँ की जनता ने चुना, तो दबाव में आकर के। वो डिक्टेटर हैं, अपना अनुसार, जैसे हिटलर और मुसोलिनी था ना, हिरोहितो था ना, उसी तरह शी जिनपिंग है। 2 ऐसे राष्ट्रपति हैं। एक राष्ट्रपति आपका रूस के राष्ट्रपति जो हैं, रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो भी होल लाइफ के लिए, पूरे जीवन के लिए राष्ट्रपति चुने गए हैं, है ना। रूस के राष्ट्रपति का क्या नाम है? सर वो लोग बूढ़ा नहीं होते हैं, बूढ़े होते हैं, लेकिन रूस के भी राष्ट्रपति जो हैं व्लादिमीर पुतिन जो हैं, वो रूस के राष्ट्रपति हैं। वो भी होल लाइफ के लिए, पूरे लाइफ के लिए चुने जा चुके हैं, उनको कोई हटा नहीं सकता है। ऐसे देखिए अमेरिका वगैरह में या रूस वगैरह में तो महाभियोग की प्रक्रिया क्या, अमेरिका में अगर राष्ट्रपति को हटाना चाहिएगा तो राष्ट्रपति का हस्ताक्षर करना, कौन ऐसा पागल आदमी होगा कि अपने हटने के लिए मतलब हस्ताक्षर करेगा। मैंने कह दीजिए कि अगर अमेरिका में एक बार राष्ट्रपति बन गए तो उनको हटाया नहीं जा जब तक उसका मृत्यु नहीं आ जाए। जैसे आपका शी जिनपिंग की बात करेगा चाइना का, उसी तरह अगर हम रूस की बात करें पुतिन का, ये 3 ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको हटाना बड़ा ही असंभव है। अब जगह ये सन 57 आर्टिकल में दोबारा नियुक्ति की बात है। 58 में आपके योग्यता, जैसा अभी बताए, भारत का नागरिक हो, 35 साल उसका उम्र हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, है ना, पागल या दिवालिया ना हो, और संसद का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अर्थात आपका 58 में योग्यता की बात है और 59 में कार्यकाल की शर्तें हैं। कार्यकाल का शर्त क्या है? विधानसभा, संसद का और संसद का सदस्य ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। अगर ये हो, अगर किसी संसद का सदस्य रहेगा भी, राज्यसभा का या लोकसभा का, तो उनको त्यागपत्र देना पड़ेगा। विधानसभा का सदस्य होगा तो माने किसी लाभ के पद पर ना हो, राष्ट्रपति के लिए ये विशेष तौर पर शर्त है। प्रतिज्ञा क्या है? कोई भी राष्ट्रपति शपथ लेते हैं, मैं संविधान के द्वारा तो शपथ लेता हूं, लेकिन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि आज भारत के राष्ट्रपति के रूप में मेरे मतलब कि संज्ञान में या मेरे नज़र में कोई ऐसा काम होगा जो भारत की संप्रभुता या भारत की गरिमा या भारत के सम्मान या भारत की प्रतिष्ठा और भारत के ऑनर को अगर नुकसान पहुंचाएगा तो ऐसा काम मैं कभी भी नहीं करूंगा। ये प्रतिज्ञा ईश्वर का शपथ लेते हैं। अब जरा चलते हैं महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया
सेक्शन 61 हाँ 61 के तहत है। अनुच्छेद आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। महाभियोग का मतलब राष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद आपका 61 है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या किया जाता है? लोकसभा का 2/3 बहुमत और राज्यसभा का 2/3 बहुमत अगर ये पारित कर दे कि राष्ट्रपति को हट जाना चाहिए तो राष्ट्रपति को अपने पद से हट जाना। लेकिन राष्ट्रपति को हटाने के पहले उनके पास सूचना दी जाती है 14 दिन पूर्व। राष्ट्रपति को हटाने के 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति के पास ये सूचना भेजी जाती है कि आपको अपने पद से हटाया जाता है। अपनी सफाई में आपको कुछ कहना है सर, क्या? तो अगर राष्ट्रपति अपनी गलती को हटाया जाएगा, राष्ट्रपति को हटाया जाएगा कब? अगर राष्ट्रपति को ऐसा राष्ट्र विरोधी काम करेंगे जिससे हमारे राष्ट्र के सम्मान को धक्का पहुंचेगा या नागरिकों का कोई नुकसान होगा। व्यक्तिगत नुकसान तो चलेगा लेकिन राष्ट्र का नुकसान नहीं चलेगा, क्योंकि आप क्या राष्ट्रपति, क्योंकि आप पूरे घर, जिस तरह से कोई घर का मुखिया होता है उसी तरह राष्ट्रपति का मतलब क्या? पूरे भारत का मुखिया। हमने क्या कहा? जल थल वायु तीनों सेनाओं का चीफ कमांडर हैं राष्ट्रपति। उनके नीचे रक्षा मंत्री और उनके नीचे फिर जल थल और वायु के तीनों अलग अलग। अब तो सीडीएस बनाया गया है, चीफ डिफेंस स्टाफ। जरा देखिए कैसे कैसे कैटेगरी है। राष्ट्रपति के नीचे रक्षा मंत्री के नीचे सीडीएस माने चीफ डिफेंस स्टाफ, ये 2 बार से बनाया गया है। और उनके नीचे तीनों सेनाओं के जल सेना, वायुसेना और थल सेना के अध्यक्ष हैं। अर्थात राष्ट्रपति सबका सुप्रीम कमांडर है, चीफ कमांडर है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए लोकसभा में 2/3 बहुमत। 2/3 बहुमत का मतलब क्या? सरकार बनाने के लिए 272। सेम कंडीशन है आपका राज्यसभा में भी 250 में करीब 162 के आसपास में अगर सदस्य माने लोकसभा से पारित हो जाए और राज्यसभा से पारित हो जाए कि राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा तो राष्ट्रपति अपने पद से हट जाते हैं। लेकिन उनको 14 दिन का मौका दिया जाता है अपनी सफाई देने के लिए। अगर राष्ट्रपति अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अगर स्वीकार कर लेते हैं तो राष्ट्रपति अपने पद पर रह जाते हैं और वरना राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है। जैसा मैंने पहले भी कहा, आज तक के हमारे देश के कोई भी ऐसे राष्ट्रपति नहीं है जिनको कि हटाया गया है। 62 में बोला है अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, अगर रिक्त हो जाए तो चुनाव हो। राष्ट्रपति के मान लिया डेथ के कारण ऐसे तो राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने के पहले ही चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। अच्छा, राष्ट्रपति के कार्यकाल पूरा होने के पहले ही राष्ट्रपति का कार्यकाल ऐसे हो सकता है बताते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का है। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने 5 साल का है। तो 5 साल के पूरा होने के पहले तो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया तो होती ही है, लेकिन बशर्ते कभी ऐसा हुआ कि किसी राष्ट्रपति का डेथ हो गया, अगर कोई राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई तो चुनाव की अलग से रिक्त पद तो रिक्त नहीं रहेगा। मतलब 5 साल से पहले ही हो जाएगा। हाँ, 5 साल से पहले अगर किसी राष्ट्रपति का डेथ हो गया तो डेथ होने के बाद तो पद तो रिक्त होगा नहीं। कुछ देर तक के उपराष्ट्रपति उसका कार्यभार संभालेंगे। उपराष्ट्रपति क्या होते हैं? उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष का मतलब जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का अध्यक्ष होगा। उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, माने जो उपराष्ट्रपति का पद प्राप्त, क्योंकि राज्यसभा के लिए कोई अध्यक्ष नहीं होता। जैसे लोकसभा के लिए लोकसभा अपने में से एक अध्यक्ष चुनती है। जैसे अभी ओम बिड़ला, इनका 2nd टर्म हो गया, या कहीं एक तरह से 3rd टर्म हो गया ओम बिड़ला का। ओम बिड़ला 3 बार से ये 3रा टर्म, जैसे मोदी जी का 3रा टर्म हुआ तो ओम बिड़ला का भी 3रा टर्म हुआ। मतलब ओम बिड़ला माने जितने भी लोकसभा के सदस्य हैं उसी में से अपना एक अध्यक्ष चुनते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए कोई चुनाव की इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं। जो भी व्यक्ति मतलब कि उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का स्पीकर होगा, वही राज्यसभा का अध्यक्ष। आपके दिमाग में आ रही होगी बात कि अध्यक्ष को तो प्रेसिडेंट बोलते हैं, तो फिर स्पीकर क्यों? स्पीकर इसलिए है, जरा जान लीजिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है। स्पीकर इसलिए कहते हैं कि सदन में शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अगर सदन में कोई व्यक्ति बोल रहे हैं तो कभी हल्ला हंगामा होता है ना, तो उसको बैठाने का काम
आप बैठिए, आप बैठिए, नहीं नहीं आपका ये समय नहीं है, वरना ये आपका रिकॉर्डिंग में नहीं रहेगा, आप जो बोल रहे हैं नहीं, आप बैठिए। इसलिए बार बार जितने अन्य सदस्य बोलते हैं उससे ज़्यादा तो माने उपराष्ट्रपति को और लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में उपराष्ट्रपति और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो शांत कराते हैं। स्पीकर इसलिए कहा गया कि मेन स्पोक्स पर्सन है, वो करते हैं। लोकसभा की कार्यवाही कब तक चलेगी, कब खत्म होगी, कब समाप्त होगी, सत्र कब तक, सेशन कब तक चलेगा, कब विराम होगा, ये सारी घोषणा, ये सारी की सारी घोषणा कौन करते हैं? लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं और राज्यसभा में कौन करते हैं? राज्यसभा में तो ऑलरेडी वाइस प्रेसिडेंट है। अभी कौन है भारत के उपराष्ट्रपति? जगदीप धनखड़। हमारे राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और लोकसभा का हम बोले स्पीकर ओम बिरला। कल 26 जनवरी है, इसलिए राष्ट्रपति जो है गणतंत्र का प्रधान भी होते हैं, ये भी आपको मानना होगा। गणतंत्र माने क्या? हम 2 दिवस मनाते हैं, एक स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और दूसरा गणतंत्र दिवस मनाते हैं। रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे का मतलब क्या हुआ था उस दिन? जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। इसके पहले हम ब्रिटिश के द्वारा बनाए गए संविधान को पालन कर रहे थे, इसलिए हम स्वतंत्र थे लेकिन गणतंत्र नहीं थे। लेकिन गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को हुआ और राष्ट्रपति जो है गणतंत्र के प्रधान है। इसीलिए स्वतंत्रता दिवस में मुख्य समारोह लाल किले पर होता है, जहां प्रधानमंत्री झंडोत्तोलन करते हैं, झंडा फहराते हैं। और कल का जो आपका 26 जनवरी का जो प्रोग्राम होता है उसमें राष्ट्रपति कहाँ झंडा फहराते हैं? नहीं, लाल किला में जो अशोक राजपथ है, अशोक राजपथ जहां पर परेड चलती है, अशोक लाल किले पर प्रधानमंत्री करते हैं। लेकिन अशोक राजपथ के बगल में लेफ्ट साइड में एक मंच बड़ा सा बना हुआ है जहां पर राष्ट्रपति बैठते हैं और सलामी लेते हैं, वो झंडोत्तोलन करते हैं। अर्थात राष्ट्रपति अशोक राजपथ के बगल के मंच पर और प्रधानमंत्री जो है लाल किले पर। इससे भी पता चलता है कि प्रधानमंत्री बड़ा है कि राष्ट्रपति बड़ा है। राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान है और देश का प्रधान, क्योंकि प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से पूरे देश की जनता को संबोधित करते हैं, इसलिए राष्ट्रपति वास्तविक शक्ति तो प्रधानमंत्री में। इसलिए क्यों प्रधानमंत्री जब चाहे किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगा सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए, उनके पास 2/3 बहुमत है। और राष्ट्रपति को हटाने के लिए भी 2/3 बहुमत चाहिए। 2/3 बहुमत इसलिए बताते हैं कि राष्ट्रपति हमेशा प्रधानमंत्री के रहमो करम पर जीते हैं, समझ में आ रहा है ना। लेकिन राष्ट्रपति वैसा कोई, इसलिए जान लीजिए आपका जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, अगर राष्ट्रपति को किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई कानूनी अड़चन आ गया, तो राष्ट्रपति के पास कम से कम 10 से 12 कानून विशेषज्ञ रहते हैं, लेकिन वो अंतिम सलाह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी ले लेते हैं। क्योंकि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो फिर कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ही, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति के अंतिम सलाहकार भी हैं। एक बात और जरा बता देना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति के पास क्या पावर है। राष्ट्रपति मृत्यु दंड को माफ कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को, मृत्यु दंड को अंग्रेजी में बोलते हैं कैपिटल पनिशमेंट, लीगल भाषा में कैपिटल पनिशमेंट, डेथ सेंटेंस मतलब कि मृत्यु, उसको राष्ट्रपति माफ कर सकते हैं। और किसी का पावर वो चाहे वो, अगर वो, हाँ हुआ है, हर साल होता है। देखिए राष्ट्रपति का अब 26 जनवरी का मौका है ना, राष्ट्रपति कुछ लोगों के सजा याफ्ता जो है उनका लिस्ट जाता है कि इनका आजीवन कारावास मिला है लेकिन अब इनका आचरण अच्छा है, जेल में इतने 10 साल से ये काम कर रहे, वो काम कर रहे, अच्छा जेल में अच्छा काम करने के बाद उनका नाम जाता है। गलत हो गया तो नहीं, कैसे होगा? वहां पर लोग देखते हैं, फिर वहां से लिस्ट जाता है सुप्रीम, माने हर राज्यों के हाई कोर्ट वगैरह से उसका लिस्ट जाता है कि राष्ट्रपति क्या, समझ में आ रहा है ना। तो राष्ट्रपति उसकी सजा को माफ करने का, हाँ एक ही चीज नहीं कर सकते हैं, सैनिक अदालत से अगर किसी प्रकार की सजा दी जाती है, सैनिक अदालत से दी गई सजा को बोलते हैं कोर्ट मार्शल। सैनिक अदालत से दी गई सजा को कहते हैं कोर्ट मार्शल। अगर सैनिक अदालत से कोर्ट मार्शल किया गया है तो राष्ट्रपति उसमें कुछ नहीं कर सकते। सैनिक अदालत से अगर जैसे तुम सैनिक हो और उसका चीफ कमांडर अगर तुमको हटा दिया तो राष्ट्रपति का पावर नहीं कि तुमको नियुक्त कर ले, उसको बोलते हैं कोर्ट मार्शल।
उसको बोलते हैं कोर्ट मार्शल। उसके चीफ कमांडर या पदाधिकारी के, बड़े पदाधिकारी के द्वारा अगर किसी सैनिक को हटाया गया, मैंने समझ नहीं तो देखा होगा, कोई राष्ट्र विरोधी काम या कोई कॉन्स्पिरेसी किया है तब तो हटाया, तो उसको राष्ट्रपति उसमें दखलंदाजी नहीं करते हैं। बाद बाकी जितने भी व्यक्ति का अगर मृत्यु दंड है तो उसको आजीवन कारावास में, अगर आजीवन कारावास है तो उसकी सजा को कम करने का काम राष्ट्रपति करते हैं। राज्यों में राज्यपाल भी सजा को कम कर सकते हैं, लेकिन मृत्यु दंड को माफ करने का काम राष्ट्रपति करते हैं और किसी को ये पावर नहीं है। अगर मेरा चैनल अच्छा लगा हो, कार्यपालिका के संबंध में जानकारी अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि हमको भी मोटिवेट कीजिए। और आपके मोटिवेशन के लिए हमेशा मैं इस तरह का जानकारी से संबंधित विभिन्न विषयों का वीडियो अपलोड करता रहूँगा।